अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं लोकेशन ऑफ इमेज का, कि इमेज की लोकेशन कहां होगी। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले पे फोकस करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये 1/f आया, v और u में ग्राफ और मैग्निफिकेशन का ग्राफ आया v/u नेगेटिव। ठीक है, इसी को पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा। बस इतना समझिए, u और v का ग्राफ जो भी है, मान लीजिए मैं फोकल लेंथ पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं, तो ये 1/x प्लस 1/y, u क्या है x, v क्या है y, इक्वल टू, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव कांस्टेंट 1/f पॉजिटिव, तो y और x का फंक्शन लिखना है 1/f माइनस 1/x, y इज इक्वल टू fx बाय x माइनस f। और इसका ग्राफ ये हाइपरबोला है, x इक्वल टू 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, x इक्वल टू f पे इंफिनिटी है, f पे इंफिनिटी है, और x इक्वल टू इंफिनिटी पे 1 है, सॉरी इंफिनिटी पे f है, 0 पे 0। ठीक है, और x अगर f से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, f से छोटा हुआ तो नेगेटिव आएगा। तो f से और ओरिजिन से पास होना है तो ये एक ही ऐसा केस बन सकता है, ये बना। ठीक है, मैं इसका भी ग्राफ f पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं, तो मैग्निफिकेशन और u का ग्राफ f पॉजिटिव, m क्या है y, f अपॉन f माइनस u क्या है x, तो y इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस x, तो x की वैल्यू f पे मैग्निफिकेशन इंफिनिटी है, ये एसिम्पटोट है, x की वैल्यू इंफिनिटी पे y की वैल्यू 0 है, तो दूसरा एसिम्पटोट ये है, x इक्वल टू 0 पे मैग्निफिकेशन 1 है, ग्राफ यहां से पास होना है, तो ये दो एसिम्पटोट मिल चुके हैं, ग्राफ यहां से पास होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये समझिए, एक बार आपको दो एसिम्पटोट मिल गए तो या तो ग्राफ ऐसा है या ग्राफ ऐसा है, तो हमने क्या किया, इससे पास हो रहा है तो ग्राफ हमें ये मिल गया। ठीक है, ग्राफ तो चलो मैथमेटिक्स की बात है, हम खासकर यहां फिजिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। फील करिएगा कि ये v एंड u इनमें 1-1 रिलेशन है, एक u के लिए एक ही v है और एक v के लिए एक ही u है। ऑब्वियसली कुछ वैल्यू स्पेशल केस है, u की वैल्यू f कभी नहीं मिल रही, v की वैल्यू f कभी नहीं मिल रही, तो इंफिनिटी वाला केस आ गया। अदरवाइज ना कोई वर्टिकल लाइन दो बार काट रही है, ना कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार काट रही है। सिमिलरली यहां भी वही है, तो शायद आप ये फील कर गए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, u v m इन सभी में 1-1 रिलेशन होता है। 1-1 रिलेशन मींस एक अगर आपको पता है तो दूसरा यूनिकली पता है, एक अगर आपको पता है तो दूसरा गारंटीड यूनिक होगा, एक ही बनेगा, ये पता है तो ये भी एक बनेगा, मींस इन तीन में से एक भी वैल्यू पता है, मतलब बाकी दोनों भी पता है, पहली बात। और दूसरा इसमें पॉइंट है, इस पूरे डिस्कशन का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि u की रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, v की रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, m की रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो u v m टेक ऑल वैल्यूज इन R एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट कुछ नहीं मिल रही है, जैसे कौन सी, u की वैल्यू f नहीं मिल रही, v की वैल्यू f नहीं मिल रही, तो u की वैल्यू f नहीं हुई, v की वैल्यू f नहीं हुई, ठीक है, और m की वैल्यू 0 नहीं हुई। ये तो स्पेशल केस है, हमें वैसे ही पता होता है, ठीक है, कि u को f रखने पे क्या होगा, v को f रखने पे क्या होगा, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता होता है, और इन्हीं पे मैग्निफिकेशन 0 या इंफिनिटी होता है। तो ओवरऑल ये तो स्पेशल केसेस हैं, ये हमें वैसे ही पता है, मतलब हम सिंपली ये मान लेते हैं कि u v m की सभी वैल्यूज मौजूद हैं। मींस मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमने ये मिरर बनाया तो ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कहीं भी हो सकता है, इमेज भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कभी भी
कुछ भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, और हर एक मैग्निफिकेशन के लिए एक यू एक वी आएगा। ठीक है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिमिनिस्ड इमेज बनाएगा, ये इनलार्ज भी बनाएगा, ये डिमिनिस्ड भी बना सकता है, इनलार्ज भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। इवन भले ही हमने एफ पॉजिटिव के लिए बनाया है, एफ की वैल्यू नेगेटिव ले लेते तो ठीक है, ये सब पलट जाते ग्राफ। एफ की वैल्यू नेगेटिव लेते तो यही पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट इधर आ जाता, तो इस पूरे को फ्लिप कर देते इधर, इसको फ्लिप कर देते इधर, बनता तो अभी भी हाइपरबोला ना, और अभी भी हाइपरबोला बनता। और ये मैं डायरेक्ट कैसे कह पा रहा हूं, एफ को माइनस एफ से रिप्लेस करो, इसका या तो ये करो, या एक्स को माइनस एक्स से और वाई को माइनस वाई से, एफ को ज्यों का त्यों रखो, सेम ही बात है। ये समझ में आया? एफ को नेगेटिव करो या एक्स और वाई को नेगेटिव कर दो, एफ को पॉजिटिव रखो, एक ही चीज है। तो मैंने इस ग्राफ में क्या कहा, एफ को पॉजिटिव रखूं, एक्स वाई को नेगेटिव करूं, और एक्स वाई को नेगेटिव करना मतलब हमारा पूरा क्वाड्रेंट उधर से इधर आ जाना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इस मिरर का है। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो अलग से ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये समझने की कोशिश करिए कि आपको ग्राफ कैसे बन रहा है, ये मैथ्स का काम है, इस पर फोकस नहीं करना। मेन किस पे फोकस करना है, ये 1-1 रिलेशन है और सभी वैल्यू ले रहा है। मींस अगर मैं कहूं इस मिरर की फोकल लेंथ 30 है और मैंने कहा मैग्निफिकेशन -25, कहां होगा? तो घबराइए मत, कहीं ना कहीं होगा। मैग्निफिकेशन +1/3 कहां होगा? पक्का कहीं ना कहीं होगा। v की वैल्यू -20 कहां आएगी? आएगी, मतलब हर वैल्यू कभी ना कभी आएगी। अब चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए हो या ना हो, वो एक अलग चीज है, आएगी जरूर। ठीक है, तो पहला और काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था इसमें लोकेशन ऑफ इमेज में, कि हर वैल्यू लेगा और 1-1 रिलेशन है, एक पता है तो बाकी हमें पक्का पता है, और एक ही आंसर आएगा। एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। फॉर कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30, ध्यान दीजिए यहां माइनस लेने की जरूरत नहीं, मैंने यहां लिख दिया, मतलब अपने आप फोकल लेंथ नेगेटिव की बात चल रही। फाइन, ठीक है, फाइन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मैग्निफिकेशन इक्वल टू -2, थ्राइस enlarged इमेज। v इक्वल टू -60, +60 कर देता हूं, चलो ठीक है। प्लॉट v वर्सेस u, प्लॉट m वर्सेस 1/u। ये होते, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, तो फॉर मैग्निफिकेशन -2, तो हम इसको क्या कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, फोकल लेंथ -30 है, 1/u + 1/v 1/f फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में कहा है मैग्निफिकेशन -2 है, पहले पार्ट में मैग्निफिकेशन -2 है, तो -2 इक्वल टू -v/u, v इक्वल टू 2u, 1/u + 1/2u इज इक्वल टू 1/-30, 3/2u इज इक्वल टू -1/30, u इक्वल टू -45, u -45 है तो v -90 सेंटीमीटर। एक m के लिए एक ही u आया, एक ही v आया, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इसको प्लॉट भी कर लें, मतलब रे डायग्राम भी बना लें, तो u -45, v -90, तो रे डायग्राम कुछ ऐसा, और बात बिल्कुल सही है, मैग्निफिकेशन डबल है, ये डिस्टेंस डबल है, मैग्निफिकेशन -2। ठीक है, आप लॉजिकली कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एटसेट्रा से कर सकते थे, लेकिन आपको फाइनली ये तरीका समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल में ऐसे ही करना है। ठीक है, आप लॉजिकली कर सकते हैं, कई तरीके, मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूं कि आपको ये वाला तरीका समझ में आए, कि फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले से रे डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और दोनों रियल है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट, तो एक ही यूनिक वैल्यू आई, थ्राइस इनलार्ज्ड इमेज। सेकंड में
थ्राइस इनलार्ज्ड इमेज, लेकिन ये नहीं बताया कि वो प्लस की है कि माइनस की है, तो दो केसेस बनेंगे, +3 और -3। वंस अगेन हम चाहें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, या हम चाहें हमें m के लिए u निकालना है, तो क्यों ना m और u में रिलेशन निकाल लें, तो 1/u + 1/v = 1/f। चलो f ऐसे, m और u में तो u से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 + u/f, ये u/f। अब u/v की वैल्यू u/f -1, v/u की वैल्यू f/u - f, लेकिन मैग्निफिकेशन क्या है, -v/u, -v/u है, तो f/f - u, ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला निकाल लिया साइन कन्वेंशन के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, u और v में रिलेशन निकाल के इसमें छापना नहीं पड़ेगा, सीधे हम निकाल लेंगे। m की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू -30 -u, तो ये इधर भेजा, माइनस माइनस काटा, 90 + 3u = 30, 3u = -60, u = -20। m की वैल्यू -3, -3 निकालने के लिए -3 = -30 और -30 -u, ये इधर आया तो -90 -3u = 30, 3u = -120, u = 60। 120/3 40, ये आ गया। अब जरा इसका फिगर देखते हैं। ये फिगर क्या है, u की वैल्यू -30 है, तो फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट है, u की वैल्यू -20 है, मैग्निफिकेशन +3 है, तो प्लस का 3 गुना तो यहां कहीं आएगा, और ये अगर 20 है तो पक्का ये 60 होगा v की वैल्यू, और उस तरफ, क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड पे इरेक्ट होता है। और रे डायग्राम ये, सेकेंड क्वेश्चन में u -40 है, u -40 मतलब यहां पे, और v की वैल्यू, सॉरी, मैग्निफिकेशन -3 है, मतलब नेगेटिव 3 गुना, तो 3 गुना दूर होगा, ये 120 पे होगा, और नेगेटिव है इसीलिए इस तरफ होगा, और रे डायग्राम कुछ ऐसा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, v की वैल्यू प्लस का 60, v की वैल्यू +60 है, तो v की वैल्यू +60 है, तो या तो आप रे डायग्राम से करते, तो v की वैल्यू +60 मतलब इमेज यहां पे, इमेज यहां पे गारंटीड ये है, लेकिन हमें u नहीं पता इसका, तो u तो कहीं होगा, फोकस के अंदर होगा, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन फोकस के अंदर कितना ये नहीं पता। कोई बात नहीं, हम करना भी नहीं चाह रहे अभी। 1/u + 1/v = 1/f, साइन कन्वेंशन, 1/60 1/30 -20, -20 मीन्स इधर 20 सेंटीमीटर पे ये फोकस है, और ये 20 सेंटीमीटर पे यहां है, और ये इसका रे डायग्राम। तो देखिए यूनिक आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट, प्लॉट VU ग्राफ। तो V और U 1/u अभी बना चुके हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हम फिर से बना लें। ये था 1/f, तो 1/x + 1/y, और f की वैल्यू -30, तो 1/y = -1/30 -1/x, y = 30/30 + x का नेगेटिव, ये आया 30x, सॉरी, ठीक। अब देखते हैं इसके दो एसिम्पटोट, एक x को पहले बोल, देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये पक्का है, और ये बात हमेशा याद रखना, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस हम आगे बात करेंगे, चाहे स्लैब हो, कुछ भी हो, अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज पक्का पोल पे आएगी। और एक और खास बात, मैग्निफिकेशन +1 आएगा। अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी पोल पे आएगी, मैग्निफिकेशन +1 है, कॉमन सेंस है, और ये सोचिए बिल्कुल कॉमन सेंस है। चलो
तो जीरो पे जीरो आना इत्तेफाक नहीं था। यू और वी, यू जीरो रखोगे तो वी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए यू जीरो है तो ये टर्म इंफिनिटी है, तो इस इंफिनिटी को काटने के लिए एक और इंफिनिटी चाहिए, ये तो इंफिनिटी है नहीं, तो ये अगर इंफिनिटी बन गया तो ये टर्म भी इंफिनिटी बनेगा, ये जीरो है तो इसको जीरो होना ही पड़ेगा। एनीवे, ओरिजिन से पास हो रहा है, x की वैल्यू -30 पे एसिम्पटोट है और x की वैल्यू इंफिनिटी रखने पे -30 बन रहा है। ये अब ये दो एसिम्पटोट मिल चुके हैं, ग्राफ ऐसा है या ऐसा है, लेकिन हमें पता है यहां से पास हो रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ ऐसा है। ठीक है, कलर बदलिए, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ठीक है, चलो अब कोशिश करिए, अब इसके बाद जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझने की, कि हम इस ग्राफ में डिफरेंट रीजन्स बना सकते हैं। देखिएगा, ये पूरे रीजन में U पॉजिटिव है, U पॉजिटिव, जरा देखिए U और V का ग्राफ है, यहां दोनों पॉजिटिव, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये समझ रहे हैं? V पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, V नेगेटिव रियल इमेज, U पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये वो है जहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज है, लेकिन ये वाला क्वाड्रेंट तो आया ही नहीं, मतलब कॉनकेव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। और याद करिए, इसी का उल्टा तो पिछला आया था जब मैंने कॉनकेव का बनाया था। ठीक है, कॉनकेव का जब बनाया था तो ये पूरा का पूरा इधर फ्लिप कर गया था, कॉन्वेक्स का, सॉरी, तो ये इसमें ये क्वाड्रेंट नहीं आया था। और सही बात है, कॉन्वेक्स रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता। बाकी तीनों क्वाड्रेंट मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये मिसिंग है। ठीक है, और 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे रियल वर्चुअल के, 4 में से एक कॉम्बिनेशन मिसिंग है, बाकी तीनों मौजूद हैं। इसमें भी 3 मौजूद हैं, एक मिसिंग है। ठीक है, तो शायद इससे आप समझ पा रहे होंगे कि हमें एक बात समझ में आ गई, ये क्वाड्रेंट मिसिंग है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज तो नहीं बनेगा। और ये क्वाड्रेंट क्या है हमारा, इसमें रियल ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्या लिख रहा हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है। इस पूरे में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनी, और ऑलवेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का केस ही नहीं आया, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनी। ठीक है, ये वाला केस देखें, U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, दोनों नेगेटिव है, तो रियल ऑब्जेक्ट के दोनों केस हैं, वर्चुअल इमेज भी है, रियल इमेज भी है। सही बात है, फोकस के अंदर वर्चुअल थी, फोकस के बियॉन्ड रियल थी। ठीक है, और अगर यही मैंने पिछले उस ग्राफ के लिए इसको बना दिया होता तो हमारा ग्राफ ऐसा बना था, ये तो ये केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ऐसा, ये तो मैंने ऐसा नहीं था सर, ऐसा ही था, एक मिनट, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बननी है ना, और एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, ऐसे तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब ठीक है, तो देखें, ये वो केस है रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट U पॉजिटिव की वर्चुअल इमेज V पॉजिटिव। ये जरा देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिसिंग है। ठीक है, ये पार्ट मिसिंग है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के 2 केसेस हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के 2 केसेस हैं, इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। यहां रियल ऑब्जेक्ट के 2 केसेस हैं, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक, और ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको ऐसे वीडियो से मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा, आपको खुद को बना के इत्मीनान से सोचना है। हां, ये मैं बता सकता हूं कि ऐसा क्यों, कि किसके केस आएंगे, रियल ऑब्जेक्ट है मतलब डाइवर्जिंग रेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मतलब कन्वर्जिंग रेज है।
अब ये कन्वर्जिंग रेज हैं तो गारंटीड कन्वर्ज होंगी, कोई डाउट ही नहीं है। कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग डिवाइस गारंटीड कन्वर्ज होंगी, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज में कोई डाउट नहीं, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज गिरी मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, गारंटीड मीट करेंगे मतलब रियल इमेज। लेकिन जरा इस वाले केस में देखिए, डाइवर्जिंग रेज कन्वर्जिंग डिवाइस, हो सकता है कन्वर्जिंग डिवाइस पावरफुल हो और कन्वर्ज कर दे, हो सकता है कन्वर्ज ना कर पाए। तो दो केस बने रियल ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट मतलब डाइवर्जिंग के लिए कन्वर्जिंग मिरर में दो केस हैं, कन्वर्ज कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन इसमें एक ही केस है और सही बात है, यह शायद इससे जस्टिफाई हो गया हो। सिमिलरली यहां भी देखिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक ही केस है, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग, दोनों डाइवर्जिंग है तो पक्का डाइवर्ज होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट की तो गारंटीड वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर ऑलरेडी रेज इस पे कन्वर्जिंग गिर रही है, ऐसी गिर रही है, तो ये कन्वर्जिंग ये डाइवर्जिंग फाइनली कन्वर्ज हो भी सकती है, ये हार गया तो डाइवर्ज भी हो सकती है अगर इसका डाइवर्जेंस जीत गया तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये ग्राफ खुद से बनाइए और हर सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से सोचिए कि कौन सा सेगमेंट किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अगला आया, मैं मैग्निफिकेशन के लिए भी बात कर लेता हूं। हां, इस ग्राफ में मैग्निफिकेशन दिख नहीं रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि हमें वाकई में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वो लाइन है जहां y इक्वल टू एक्स है, सिमेट्री y इक्वल टू एक्स। इस लाइन पे u और v बराबर है, इस लाइन के नीचे u बड़ा है, इस लाइन के ऊपर v बड़ा है। तो देखिए इस सेगमेंट में, इसमें हम जानते हैं फार्दर इज लार्जर, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में ये हमारा u है, ये हमारा v है। मॉड u इज मोर देन मॉड v। इस सेगमेंट में u का मॉड v के मॉड से बड़ा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इमेज आएगी वो डिमिनिस्ड आएगी, तो डिमिनिस्ड आएगी। लेकिन इस वाले पार्ट में देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ऐसी जाती, तो यहां पे दिख रहा है कि v का मॉड ज्यादा बड़ा है u के मॉड के मुकाबले, v का मॉड बड़ा है u के मॉड के मुकाबले, इसीलिए v ज्यादा दूर है u के मुकाबले, मतलब ये आएगा मैग्नीफाइड। ये पार्ट है मैग्नीफाइड, ये पार्ट है डिमिनिस्ड। ठीक, लेकिन इसमें दो सेगमेंट बन रहे हैं। जैसे इस पॉइंट पे अगर बात करें, इस पॉइंट पे एक्चुअली ग्राफ मेरा बहुत हौच पौच हो गया है, तो मैं मिटा देता हूं और फिर से बना देता हूं। इस पार्ट में हमें देखना था, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन काट रही है, ये वो पॉइंट है जहां u और v बराबर है, और शायद आप समझ गए होंगे 2f और 2f है, ये भी 2f, ये भी 2f। अब जब इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब कंपेयर करते तो इसमें ये u का मॉड है, ये v का मॉड है, तो इस हिस्से में u का मॉड बड़ा है v के मॉड से, मतलब मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से छोटा है। तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज लेकिन डिमिनिस्ड, और यहां मैग्नीफाइड। तो इस तरीके से y इक्वल टू एक्स लाइन से आप अंदाज लगा सकते थे कि मैग्नीफाइड है कि डिमिनिस्ड है। ठीक, तो कोशिश करिए ये ग्राफ रीड करना आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स ही है, और खुद से करिए। वीडियो का सिर्फ इतना हेल्प है कि आपको क्या करना है ये पता चल गया आपको, ये करना खुद से है। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन का ग्राफ 1/u के साथ, ये भी ट्राई करते हैं। मैग्निफिकेशन का ग्राफ 1/u के साथ। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो मैंने निकाल ही लिया था अभी, ये m की वैल्यू थी y, u की वैल्यू थी 1/x, क्योंकि m वर्सेस 1/u का ग्राफ चाहिए, ये y है ये x है, तो y की वैल्यू आई xf/fx माइनस 1, लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव है,
तो नेगेटिव है तो चाहे तो मैं x मॉड f, कंफ्यूजन हटाने के लिए, रिप्लेस f बाय माइनस मॉड f। f की वैल्यू दी है तो -30 से रिप्लेस कर दो, अदरवाइज नहीं दी तो ऐसे। ये आ गया अपना y का वैल्यू। ग्राफ बनाएं, 0 पे 0, सॉरी x की वैल्यू 0 पे, हाँ 0, x y, x की वैल्यू 0 रखने पे 0 आया, x की वैल्यू -1 अपॉन मॉड f रखने पे -1 अपॉन मॉड f रखने पे 0, x की वैल्यू इंफिनिटी रखने पे 1, ये 1। अब हमें ग्राफ बनाना है तो 2 एसिम्पटोट मिल चुके हैं, हाइपरबोला बनना है तो ऐसे ही बनेगा क्योंकि यहां से पास हो रहा है। ये आ गया ठीक है, तो ये अपना ग्राफ बन गया। अब अगर मुझे बताना होता कि ये किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल आसान। जरा इस पूरे इंटरवल में देखिए, m की वैल्यू 0 से +1 के बीच में है, y कोऑर्डिनेट ही तो m है, मतलब इरेक्ट और डिमिनिस्ड। अब जरा देखिए इस केस में u हमारा x क्या है, x वैल्यू 1 अपॉन u है, u पॉजिटिव है मतलब x पॉजिटिव है, मतलब u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है तो गारंटीड v नेगेटिव होगा क्योंकि m पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन -1 v अपॉन u होता है, u प्लस है m प्लस है तो v माइनस होगा, और v नेगेटिव मतलब रियल इमेज, तो ये रियल इरेक्ट डिमिनिस्ड। तो यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहां रियल इमेज है, लेकिन कैसी, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। ठीक है, सिमिलरली इस केस में देख लेते हैं, इस केस में u हमारा नेगेटिव है, u नेगेटिव है क्योंकि x 1 अपॉन u है, x नेगेटिव मतलब u नेगेटिव, मतलब रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन m हमारा 1 से बड़ा है, m 1 से बड़ा है मतलब इरेक्ट और मैग्नीफाइड, और u नेगेटिव है तो v पॉजिटिव होगा, तभी आंसर इरेक्ट आएगा। वंस अगेन मैं जितने जल्दी कह दे रहा हूं आप उतने जल्दी शायद ही समझ पाए, तो ये आपको खुद से प्रॉपर करना है। ठीक है, बस ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि आपको आंसर मिल रहा है कि आंसर क्या है। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट। अब जरा देखिए इसमें m की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में है, मतलब बीच में हमें तोड़ना पड़ेगा जब m -1 आया था, क्योंकि ये वाला पार्ट डिमिनिस्ड है, ये वाला पार्ट मैग्नीफाइड है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में m का मॉड चाहिए, तो इसको तोड़ेंगे तो एक सेगमेंट यहां टूट जाएगा ये। ठीक है, इस पूरे में u नेगेटिव है, मतलब u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, m नेगेटिव मतलब रियल इमेज, रियल इमेज, और यहां पे डिमिनिस्ड, यहां मैग्नीफाइड। ठीक, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। ये पूरा हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस था कि u और v में रिलेशन हमें पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है कि मैग्निफिकेशन -v अपॉन u है, तो इसका साइन पता, इसका साइन पता, तो इसका साइन मिल जाएगा। ठीक है, और m और इसमें हम रिलेशन निकाल ही चुके थे, मैथमेटिक्स से ग्राफ बना चुके थे। रियल वर्चुअल हमें पता था कब कहते हैं, कि नेगेटिव मतलब रियल था, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल था। ठीक है, अगला अब हम काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इसमें। इस पूरे डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हो कि आखिरकार इमेज कहां बनेगी, और वो इरेक्ट होगी, कितनी बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी, लॉजिकल। ये तो तरीका हमें पता है मैथमेटिकल, स्कूल में यही करना है। चलिए, हम लोकेशन ऑफ इमेज देख चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कि इमेज फॉर्म कैसे होनी है। तो पहले बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हम बात कर चुके हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, इस तरह के ही तो केस हम तब से देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये हम बात कर चुके हैं। u और v में जो रिलेशन है वही है। दूसरा हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नॉट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस।
अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? बिल्कुल ही आसान, आप इसको यही मानिए, आप इसको ऐसे समझिए कि कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये आपने माना ओ डैश, और आप इस ओ डैश की इमेज बनाते लेट इट बी आई डैश, और यहां से रे डायग्राम बनता ऐसा, ये बनता ऐसा, तो ओ इस रे पे कहीं ना कहीं है और कहां है? ये, ठीक है। तो ये इसको आई डबल डैश मान लेता हूं, कुछ ऐसा, या आई मान लेता हूं। तो इस ओ की इमेज यहां पे है, ठीक है। रियलिटी ये है कि रे डायग्राम कुछ ऐसा था, ठीक है। और एक बार हमने ये बनाया तो अब इनका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे लाई कर रही है, तो इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानेंगे, उसकी इमेज यहां पे आ जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है तो ट्रीट इट एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तीसरा, ऑब्जेक्ट लोकेटेड फार अवे। अगर ऑब्जेक्ट काफी दूर है मिरर से, ठीक है, तो जैसे समझिए कि मिरर हमारा होता फ्यू सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, और यहां से सेवरल मीटर, कई मीटर दूर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, ये मान लो ट्री होता कोई, तो ट्री की इमेज की बात करनी होती, तो सिंपल सी बात है ट्री की इमेज कहां होगी? फोकस पे, तो इसकी इमेज यहां पे बहुत छोटी सी यहां बनेगी। और ये कैसे कह पा रहे हैं? कॉमन सेंस है, 1/u प्लस 1/v 1/f के बराबर है। ये u काफी बड़ा है, 1/v क्या है? 1/u प्लस 1/f, ये, लेकिन u का मॉड काफी बड़ा है फोकल लेंथ के मुकाबले, इसीलिए ये टर्म काफी छोटा है, मतलब v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f, तो इसकी इमेज सीधे फोकस पे बन जाएगी, ठीक है। इवन ये मिरर होता तो यहां से काफी दूर होता, तो इसकी इमेज यहां बनती लेकिन उल्टी। और ये क्या लॉजिक है कि यहां से जो रे जा रही है यहां से आई, ये एक्सटेंड करने पे ऐसे, ये कुछ इस तरह, और ये हमारा फोकस है, ठीक है। और ये फोकस क्यों कह रहा हूं? एक तो वो तरीका, दूसरा तरीका ये समझिए कि यहां से जाने वाली रेज, जैसे मैं ये भेजूं, ये दो रेज, अब अगर ये डिस्टेंस काफी बड़ा होता तो ये दो रेज रफली पैरेलल होती। डिस्टेंस बड़ा करके दिखाता हूं, शायद इतने ही डिस्टेंस में आपको पैरेलल समझ में आ जाए। एक रे ये जा रही है, ये जा रही है, सिर्फ इतना सेगमेंट देखिए, ये रेज पैरेलल जैसी दिख रही है ना, और ये वाकई में बहुत दूर होता तो ये रेज पैरेलल होती, और पैरेलल रेज कहां मीट करती हैं? फोकल प्लेन पे, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से ये थीटा, तो ये यहां मीट कर जाएगा, और यहां पे फोकस उधर है, यहां फोकस इधर है, तो काफी दूर के ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो वो फोकस पे मीट करेंगे। चौथा, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, मतलब 2D ऑब्जेक्ट्स या 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करें। अभी तक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बात कर रहे हैं, अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में जैसे ये होता ऑब्जेक्ट और ये मिरर होता, तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसकी इमेज अलग निकालेंगे, इसकी इमेज अलग निकालेंगे और टोटल इमेज बना देंगे। मतलब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज, और सबकी इमेज बना के चिपका देंगे। अभी मैं एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इन तरह के हम ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं, और मैं सभी के एग्जांपल लूंगा तो आपको और अच्छे से फील आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल 1, सॉरी, ये एक मिरर है, दूसरा मिरर ये है जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस डिफरेंट है, और दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। और वैल्यूज इनकी फोकल लेंथ 40, ऑब्जेक्ट रखता हूं 40,
ऑब्जेक्ट यहां रखा है 40 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 30, ये टोटल गैप 60, मतलब ये लेंथ 20। और सहूलियत के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देता हूं। तो पूछा होता लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट एट M1 देन M2, और सेकेंड में फर्स्ट एट M2 देन M1। वैसे कहा जाए तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, लेकिन हम सिर्फ सेकेंड इमेज की बात कर रहे हैं। एक बार इससे टकराया, इस पे गिरा, इस पे टकराया, इस पे गिरा। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इसको करने का कि सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट एट M1। तो पहले फिगर क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारा ये है, M1 हमारा ये है जिसकी फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट यहां से 20 पे रखा हुआ है। तो इसकी रे डायग्राम क्या बनेगा? फोकल लेंथ 30 है तो ये 60 पे बनेगा। ये मेरे ख्याल से कैलकुलेट करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ये आएगा 60 सेंटीमीटर पे। तो इसने इमेज बनाई 60, और चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी। लेकिन अब जरा सोचिए, अब जो दूसरा मिरर है ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस आधा सेंटीमीटर नीचे थी, और इस मिरर से ये डिस्टेंस 60 और 60 120 है। तो दूसरा फिगर ये बना। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं जितने रिफ्लेक्शन उतने फिगर बनेंगे, ऐसे करिएगा। तो ये जो है यहां से 120 पे है और इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर है, और रेज अब यहां से आ रही हैं, और इसके लिए फोकल लेंथ है 40। ठीक है, इसकी इमेज बनाने के लिए ये इसका फोकस है, तो यहां से 30 पे इमेज बनेगी। ये मैं डायरेक्ट ऐसे कह दे रहा हूं, फोकस से डिस्टेंस ये 40 है, ये 120 है, ये f है, ये 3f है। फोकस से डिस्टेंस 4f, तो इमेज का आएगा f/4। f/4 मतलब यहां से 10, मतलब यहां से 30। मैग्निफिकेशन आ गया 1/4। तो ये हाइट जो 1 सेंटीमीटर आई थी वो इमेज 1/4 सेंटीमीटर ऊपर, इस प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर, अब 1/4 सेंटीमीटर। कोऑर्डिनेट निकालने हमें इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। समझिए, x और y तो हमारा ये था, तो x कोऑर्डिनेट यहां से कितना आया? 60 और 3 90, तो x कोऑर्डिनेट आया 90। y कोऑर्डिनेट इससे 1/4 है, लेकिन x एक्सिस से 3/4 नीचे है, इट इज -3/4। फील करो, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर थी, 1/4 ऊपर मतलब 3/4 नीचे। ये पहले का आंसर। ठीक, तो तरीका क्या है? पहले मैंने इसका फिगर बनाया, अब जो इमेज बनी वे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये इस पे बनाया तो ये ऊपर थी तो ये भी ऊपर होगा क्योंकि इरेक्ट बनेगा। मैग्निफिकेशन 1/4 था, ये इमेज मिल गई, कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आंसर लिख दिया। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि शुरुआत जो होगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे, ये डॉटेड लाइन। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस से ऑफसेट है, अलग है। कितना? 1 सेंटीमीटर ऊपर। ये लेंथ कितनी है? 40। फोकल लेंथ कितनी है? 40। तो इमेज कितनी आई? 20। वंस अगेन डायरेक्ट कैसे निकाला? ये f, ये 2f, यहां से 2f तो इमेज का f/2, ये 20 तो ये भी 20, तो ये आया 20, लेकिन यहां से 1/2, ये लेंथ 1/2। अब हमें दूसरे इस मिरर के रिस्पेक्ट का आंसर चाहिए, तो दूसरा फिगर आया इस मिरर के रिस्पेक्ट का आंसर। और जरा सोचिए, इस डॉटेड लाइन से ये 1/2 नीचे है, इससे 1/2 ऊपर, डॉटेड से 1/2 नीचे, और ये लेंथ 60, ये गैप कितना था? 60, ये कितना है? 20, तो ये कितना है? 80। तो 80, 1/2 ये था।
अब हम इसकी इमेज बनाएं, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 30, तो इसकी इमेज कहां बनेगी 80 30 48 पे, तो इसकी इमेज आएगी 48। ये हमने यूवी फॉर्मूला लगा के 48 निकाल ली। अब ये 1/2 नीचे था, तो इसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से 1/2 नीचे, मैग्निफिकेशन कितना है 48/80 नेगेटिव का 0.6, तो ये ऊपर कितना आया 0.3 नहीं 0.6 इंटू 1/2 0.3। ये इसकी लोकेशन है, तो इमेज आई यहां से 80, 0.3। ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर है शायद यूनिट। ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कितने भी मिरर या कितने भी रिफ्लेक्शन होते, बार बार हमें क्या करना है, पहले ये सॉल्व किया, इमेज देखी, फिर देखा क्या इमेज इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे है, आंसर है नहीं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए सॉल्व किया और एक्सटेंडेड मान के किया। इस वाले क्वेश्चन में पहले सॉल्व किया, शुरुआत में ही एक्सटेंडेड था, आंसर आया, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है तो इसके लिए एक्सटेंडेड और आंसर निकाल दिया। चलो आगे देखते हैं। सॉरी ये 80 नहीं है 48 एक्स कोऑर्डिनेट। चलो अगला डिस्कशन, अब हम बात करते हैं बड़े ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं एग्जाम्पल 2 ये ले रहा हूं, ठीक है, पहले कॉन्वेक्स ले लेते हैं। यहां से ये 40, फोकल लेंथ 40, ये 1 mm, 1 mm, तो ये काफी छोटा ऑब्जेक्ट है 40 के मुकाबले। 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं, 1 सेंटीमीटर भी काफी छोटा है 40 के मुकाबले, ठीक है। तो यहां ये du है, ये u है, u के मुकाबले du काफी छोटा है, तो निकालने के लिए हम सीधे इस 40 के लिए इसकी इमेज सीधे 20 पे आएगी। 40 का डाइवर्जेंस 40 का डाइवर्जेंस 20 का डाइवर्जेंस, इमेज आ जाएगी इसकी 20 पे। और ये अगर ए बी सी डी है तो ये ऐसे में तो ऊपर फ्लिप नहीं होगा, लेकिन ऐसे पलट जाएगा, तो इसका डी इधर, सी इधर, ए इधर, बी इधर, ये ऐसे पलट जाएगा। लेकिन एक बात तय है, जरा इसकी डायमेंशंस देखो, ये हाइट जो 1 सेंटीमीटर है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा कितना प्लस का 1/2, 40 से इमेज आ गई 20 पे 1/2, तो ये हाइट जो 1 थी कितनी हो गई हाफ, और ये जो 1 थी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आएगा -1/4, तो ये जो 1 थी वो हाइट 1 ना होके कितनी हो गई 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा अंतर यह आया कि सी डी और ए बी ये हमारे पलट गए। सी डी जा रहा था, देखिए ऐसे गया, ऐसे इन्वर्ट हो गया, तो सी डी आगे हो गया, ए बी इस तरफ हो गया, तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। लेकिन जरा इसी का दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर मैंने यहां डायमेंशंस बड़ी कर दी होती, ठीक है, बड़ी कर दी होती, तो जैसे मान लीजिए मैं हाइट बड़ी भले ना करूं, हाइट मैंने 1 सेंटीमीटर रखी, 1 सेंटीमीटर रखी, लेकिन ये 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, और ये हाइट ले रहा हूं, लेंथ ले रहा हूं 5। अब जरा सोचिए 5 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है। अब अगर मुझे इसकी फाइनल इमेज बनानी होती तो मुझे वाकई में ये ऐसे करना पड़ेगा कि यहां से जो लिया ए बी सी डी, इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अलग मानूंगा, इसको अलग मानूंगा। तो मैं डी को अगर मानूं तो मैं मान लेता हूं कि कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, 40 30 120, तो डी की इमेज आएगी 120 पे, इसको बिठा देता हूं, तो डी की इमेज आएगी यहां से 120 पे, और 40 से 120 तो मैग्निफिकेशन आ गया -3,
तो जो 1 सेंटीमीटर था वो पलट के हो गया -3 सेंटीमीटर, इसको लिखा C। अब ये 45 था, ये 30 है, 45 और 30 सॉल्व करोगे तो 90 आंसर आएगा। ये मैं डायरेक्ट कैसे कह दे रहा हूं वो भी समझ लो। फोकस यहां से 30 पे है ना, अब ये यहां से 45 है तो फोकस से 15 है, जरा समझिए, फोकस से 15 और 10 ये था, फोकस से 10, फोकल लेंथ 30 तो 30/x मैग्निफिकेशन -3, फोकस से 15, 30/15 मैग्निफिकेशन 2, और वैल्यू कितनी आई, फोकस से 15 है तो f/2 तो 2f आएगा, मतलब फोकस से आएगा 60 और 30 90, तो सॉल्व करने पे आ गया ये 90, तो दूसरा हमारा आ गया A यहां से 90 पे, और ये मैग्निफिकेशन आया 2, तो ये आया 2 सेंटीमीटर, ये आया 3 सेंटीमीटर B। अब बस ये सोचना बाकी रह गया है कि B और C को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, क्या वो ऐसे कर्व होगा, ऐसे कर्व होगा, या स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से कोई x लेना और फंक्शन निकाल लेना उस x पे, उस फंक्शन को चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली कह देता हूं कि ये B से C जाने वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये ट्रेपीजियम में ही कन्वर्ट होगा। और ये क्यों कह रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा सोचिए, B और C लाइन, इससे जाने वाली मैं एक पैरेलल लाइन यहां बना रहा हूं, ये पैरेलल लाइन फोकस से टकरा के वापस आती। अब सोचिए B से C ढेर सारे पॉइंट हैं, इन सभी ढेर सारे पॉइंट से जाने वाली पैरेलल लाइन यही होगी, तो इन सभी की इमेज इस लाइन पर लाई करेगी कहीं ना कहीं। और अब जरा फील करिए इस फिगर को कि आखिरकार ये लाइन फोकस से ही तो आई है, ये फोकस से गई होगी, ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसे ही तो आया होगा, इसका जो फिगर बनता वो ऐसा बनता, इसका फिगर ये, इसके किसकी भी लाइन ऐसी कुछ आती यहां से, तो लाइन दोनों की सेम होती। तो इन सभी पॉइंट से जाने वाली रे टकरा के वापस जो रिफ्लेक्ट होगी, इन सभी की इमेजेस उस रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगी। तो देखिए, इसकी इमेज यहां, इसकी इमेज यहां, इसकी इमेज यहां, इसकी इमेज यहां, इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि ये पूरी की पूरी रे ऐसे लौट के वापस इधर आ रही, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैथमेटिकली हालांकि मेरे पास प्रूफ है बड़ा आसान सा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू f/f - u होती है। अब 1/u + 1/v = 1/f है, v के टर्म में आंसर निकालूं तो v/u + 1 = v/f। v/u क्या है, मैग्निफिकेशन, v/f - 1, तो m की वैल्यू 1 - v/f। क्लियर। अब जरा समझिए, ये अगर हाइट h है 1 सेंटीमीटर, तो ये हाइट m है, m × 1, और ये लेंथ v है। ठीक है, अलग से बना देता हूं, यहां थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से ये लेंथ हमारी v है, ये m है। m क्यों, ये अगर हाइट h है तो इसका m गुना ये है, और m और v में रिलेशन लीनियर है, तो ये लेंथ इस लेंथ के लीनियर है। इसका मतलब अगर ये लेंथ इस लेंथ के लीनियर है, मतलब ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये मैथमेटिकली प्रूव किया। लॉजिकली ये रे इंसिडेंट थी, ये रे रिफ्लेक्टेड थी, सभी ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे पे होते हैं, सभी इमेजेस रिफ्लेक्टेड रे पे होती हैं, तो इनकी इमेजेस इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होंगी, दैट्स व्हाई दे आर स्टिल कोलिनियर। ठीक है, इट डजंट मीन कि जैसा शेप है और ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन तिरछी होती ऐसे, तो शायद यहां फिर कर्व बन सकता था। अभी तो क्या हुआ, वो रे वाला लॉजिक काम कर गया था अपना। तो दिख रहा है छोटे ऑब्जेक्ट के लिए तो आप m और m² टाइम्स वाला कर सकते हो,
बड़े ऑब्जेक्ट के लिए आपको प्रॉपर करना पड़ेगा कि अलग अलग पॉइंट की इमेज निकालो और टोटल इमेज बनाओ। ठीक है, यहां कर पाए, नहीं तो हमें फंक्शन की जरूरत पड़ सकती थी। एग्जाम्पल 3, एक्सटेंडेड इमेजेस, सॉरी ये तो हो चुका है। एग्जाम्पल 3, इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। जो डिस्कशन हमारा ये था कि काफी दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ये कुछ ऐसा है, हमें इसकी इमेज देखनी है। ये लेंथ मान लीजिए 12 मीटर है, ये लेंथ मान लेते हैं 240 मीटर है। ठीक है, 240 और 12 रेशो सही सा नहीं लग रहा है, अब फिर भी थोड़ा सही लग रहा है। इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहां से जाने वाली रेज, तो ये चूंकि u की वैल्यू जरा सॉल्व करिए, -1/-240 प्लस 1/v 1/f ये बनता। तो 1/v इज इक्वल टू 1/0.3 माइनस 1/240 इज अप्रोक्सीमेटली 1/0.3। तो v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3। पहले तो ये मैथमेटिकली कि ये फोकल प्लेन पे ही लगभग बनेगी और इसकी इमेज फोकस पे इधर आएगी, इसकी इमेज नीचे आएगी। तो यहां से जो रे जाएगी ऐसे वापस आएगी। ठीक है, और मैं दूसरी रेज में भी बना सकता हूं। यहां से दूसरी रे ऐसी जाती और ऐसी वापस आती और ये यहीं काटती। तो ये रफली दोनों लाइंस पैरेलल हैं, थीटा ऊपर थी थीटा नीचे, और ये टिप इसकी यहां बनी। तो ये हमारा ट्री कुछ ऐसा बन जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज तो बिल्कुल आसान, h0 इंटू f बाय डी। f क्या है? ये लेंथ। d क्या है? ये। h0 क्या है? ये। सिमिलर ट्रायंगल। h0 था 12, फोकल लेंथ थी 0.3, ये था 240, तो 0.3 बाय 20 मीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 सेंटीमीटर की साइज इसकी बनेगी। तो शायद समझ में आ गया होगा कि इंफिनिटी से रेज आती हैं तो हम क्या करते हैं। ऑब्वियसली आपको अगर थीटा पता होता तो सीधे एफ थीटा लिख सकते थे, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो ये एफ थीटा इसकी साइज लिख सकते थे। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलो इसमें आखिरी डिस्कशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज। और वेलोसिटी ऑफ इमेज सिंपली क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो ये u है, इसकी इमेज कहीं पे होती, मान लो इसकी इमेज होती यहां पे, तो इमेज इधर आ रही थी, तो ये v है। u बदलेगा तो v बदलेगा, तो du बाय dt हमारी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, dv बाय dt हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज है। और साइन कन्वेंशन क्या है? पॉजिटिव पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के पैरेलल वेलोसिटी आई तो पॉजिटिव, एंटी पैरेलल आई तो नेगेटिव। तो बड़ा आसान सा है। और यहां से दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिंपली dv बाय du। और dv बाय du कुछ और नहीं, v स्क्वायर बाय u स्क्वायर था, डिफरेंशिएट किया हमने इसको, तो du बाय u स्क्वायर प्लस dv बाय v स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस m ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कब का आंसर है? जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पे थी। अब जरा समझते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होती तो क्या कुछ अंतर आता? देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता यहां कहीं, तो क्या अब अंतर आता? तो इसकी इमेज मैंने कहा यहां है। ठीक है,
अब अंतर आएगा या नहीं, तो यह समझने के लिए बहुत ही आसान था। ये हाइट h है, ये हाइट कुछ h से कम रही होगी फिगर के हिसाब से, लेकिन जरा सोचिए जब ये पास में आएगा तो इस हाइट h डैश की वैल्यू h टाइम्स m है। h भले ही कांस्टेंट है, m तो वेरिएबल है, तो दरअसल dh डैश बाय dt इसकी हाइट बदल रही होगी और ये आएगा h कांस्टेंट है dm बाय dt। तो भले ही हाइट कांस्टेंट थी लेकिन फिर भी ये ऊपर जा रहा होगा, और बात बिल्कुल सही है। इमेजिन करिए कि ये जाते 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 बिल्कुल जब इसके मुंह पे बैठ जाएगा तो ये इमेज भी यहीं आ जाएगी। क्यों? पोल पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज पोल पे होती है और मैग्निफिकेशन +1 होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इसकी हाइट h हो गई और पहले h से कम थी, मतलब पक्का ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, मतलब इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट भी वेलोसिटी का होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। तो रियलिटी ये है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो h dm बाय dt था, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो dv बाय dt था, जो कि m स्क्वायर टाइम्स du बाय dt है। तो जो ये करने से हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट है, यहां वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि इसकी हाइट 0 थी। हाइट 0 थी तो dm बाय dt भले रहे ये 0 है, तो अगर हाइट होगी तो एक एक्स्ट्रा टर्म h dm बाय dt भी आएगा। अब बात ये उठी, ये dm बाय dt कैसे निकालेंगे? तो या तो आप d बाय dt ऑफ माइनस v बाय u करो। अब ये करते तो आपको डिवीजन रूल लगाना पड़ता, u स्क्वायर u dv बाय dt माइनस v du बाय dt का नेगेटिव और फिर वैल्यू छापोगे साइन कन्वेंशन के साथ। लेकिन अगर मैं m को अभी मैंने निकाला था 1 माइनस v बाय f, अभी हमने कुछ देर पहले ही निकाला था, तो dm बाय dt की वैल्यू -1 अपॉन f dv बाय dt होती है, और dv बाय dt हमें पता है कितनी, माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर du बाय dt। मिल गया? ठीक है, या आप m को 1 माइनस f अपॉन f माइनस u अब डिफरेंशिएट कर दो, एक ही वेरिएबल है u वाला। मैं रिकमेंड करूंगा ये तरीका आसान है क्योंकि सीधे 1 का डेरिवेटिव 0 और ये लिखा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन ऐसे निकलेगा। ठीक, हां, इसी में अगर ऑब्जेक्ट के पास एक और कंपोनेंट होता, ठीक है, तो उस कंपोनेंट की अलग वेलोसिटी होती, वो हम अलग लिख लेते, तो y कंपोनेंट अलग डील करेंगे, x कंपोनेंट तो वही निकलेगा। तो ये जो निकला है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये x कंपोनेंट निकले हैं दोनों के, और कब के? यहां ध्यान दीजिएगा, मिरर रेस पे है तब का है, मिरर के रिस्पेक्ट के आंसर हैं। क्यों? क्योंकि u और v डिस्टेंस कवर्ड नहीं है, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं है। u क्या है? सेपरेशन ऑफ मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ मिरर फ्रॉम इमेज ये भी है, तो इनके डेरिवेटिव भी रिलेटिव सेपरेशन देंगे। तो दरअसल ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ये मिरर के रिस्पेक्ट में है, तो हमें पहले मिरर को स्टॉप करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट के आंसर निकालेंगे, फिर ग्राउंड के फ्रेम में, तो एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान दीजिए, रटिए मत कि अगर हाइट है तो h dm बाय dt का टर्म और आएगा। ठीक है, तो मैं ये समझाने के लिए सीधे आपको लॉजिकली ये दिखा देता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन ये होता कि ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से यहां जा रहा होता, ये 1 सेंटीमीटर होता, यहां से ये 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, सो दैट कैलकुलेशन अपने अच्छे हो जाए। ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है और इसके पास एंगल है और ये 37 ही होगा। अब हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए थी, ठीक है, इस इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट। चलो इसी में इतना कर ही रहा हूं तो मैं मिरर को भी वेलोसिटी दे देता हूं। मिरर के पास है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये थी। अब हमने क्या किया, मिरर को स्टॉप करेंगे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे अब इसको
ये जैसे क्वेश्चन है, मिरर है, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए हमें। तो अब इसमें क्या करते, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह अगर आप सोचें तो क्या क्या बदल रहा है, एच बदल रहा है, यू बदल रहा है, ठीक है, हाइट एच बदल रही है। तो इस समय एच की वैल्यू 1 है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, डीएच बाई डी टी की वैल्यू 5 का वर्टिकल कंपोनेंट डीएच बाई डी टी है +3। इस समय में u की वैल्यू -40 है लेकिन u कांस्टेंट नहीं है, u कम हो रहा है, ये पास आ रहा है 4 की रेट से, ये पास आ रहा है 4 की रेट से, 8 की रेट से कम हो रहा है, मतलब du बाई डी टी +8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कंफ्यूज मत हो ना, u कम हो रहा है लेकिन u नेगेटिव है, नेगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, अब मुझे v चाहिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, dv बाई डी टी चाहिए, उस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दो, m चाहिए, फॉर्मूला है, डिफरेंशिएट कर दो, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बेहतर है क्या कर रहे हैं कि पहले मिरर को स्टॉप कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो इसके पास वेलोसिटी आएगी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वर्टिकल वेलोसिटी आएगी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस समय u की वैल्यू -40 है, हाइट h की वैल्यू +1 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास डेटा मिल चुका है। और हमें पता है ये 40 है, फोकल लेंथ 30 है, तो v की वैल्यू आएगी 120। तो ये सॉल्व करने पे जो बनेगा वो बनेगा 120 पे, और ये हमारा स्टॉप्ड है, ये 120 पे आएगा। मैग्निफिकेशन कितना आएगा -3, तो v की वैल्यू -120, मैग्निफिकेशन आएगा -3, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आएगा -3 का होल स्क्वायर -9, और फोकल लेंथ हमारी कितनी है -30। सभी की वैल्यूज हमारे पास हैं इस समय की, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। अब मुझे इसकी हाइट चाहिए, तो इसकी हाइट कुछ हो जाएगी h', इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, ये v1 और v2 कुछ भी मान लो। अब यहां फील करने की कोशिश करिए कि ये लेंथ v1 ही dv बाई डी टी है, जिस रेट से v बदलेगा वही v1 है, तो v1 कुछ और नहीं dv बाई डी टी है, क्योंकि v1 इस रेट का रेट ऑफ चेंज है। अब dv बाई डी टी कुछ और नहीं, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स का स्क्वायर du बाई डी टी था। अब इस समय du बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, +8। u 8 की रेट से बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड गिर रहा है लेकिन नेगेटिव है, या साइन कन्वेंशन क्या है कि पैरेलल टू इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। तो जो वेक्टर इंसिडेंट रे के पैरेलल है तो ये वेक्टर पॉजिटिव है, और एक अपवर्ड पॉजिटिव लेता है। और dh बाई डी टी की भी हमें शायद देर सवेर जरूरत पड़ेगी, तो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना है, 9, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सॉरी 3 था, तो ये आया -9। du बाई डी टी कितना है, 3, du बाई डी टी कितना है, 8, 72। आंसर आया -72 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट, क्योंकि पैरेलल टू इंसिडेंट रे पॉजिटिव है, नेगेटिव लेफ्ट, मतलब ये इधर जा रहा है। और बात बिल्कुल सही भी है, ये फोकस की तरफ जा रहा है तो ये और दूर जाएगा, तो ये तो तय था, ये इधर ही आना था, और v1 की वैल्यू आ गई 72। अब हमें v2 चाहिए, और जरा फील करिए v2 dh' बाई डी टी है, इस हाइट का रेट ऑफ चेंज v2, h' d बाई डी टी ऑफ m टाइम्स h। अगर ये h है, m का मल्टीप्लाई कर दो तो h' आ जाएगा, लेकिन जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो दो टर्म आएंगे, m dh बाई डी टी, h dm बाई डी टी। और समझिए इस समय m की वैल्यू हमें पता है -3, इस समय h की वैल्यू पता है 1, dh बाई डी टी +3, बस dm बाई डी टी और चाहिए। तो dm बाई डी टी मैं कैसे निकाल रहा हूं, मैग्निफिकेशन 1 - v बाय f, तो dm बाई डी टी 0 - 1 अपॉन f dv बाय dt।
-1/f, फोकल लेंथ थी -30, dv/dt था -72, तो ये आया 72/30, 6 से कट जाएगा वैसे, ठीक है, 12/5, 12/5 dm/dt, और ये आंसर आया शायद नेगेटिव। लेकिन हम चाहेंगे कि हम फील कर लें कि ये नेगेटिव आना था। ये अगर फोकस के पास आएगा तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि ये फोकस से राइट जा रहा है। यहां से फोकस के पास आएगा, इमेज और बड़ी बनेगी, नेगेटिव में बनेगी, तो -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव आना चाहिए था। चलो तो अब वैल्यू छाप देते हैं। m की वैल्यू -3, dh/dt 3, h की वैल्यू गंदी सी कहीं थी 1, dm/dt -12/5। दो फैक्टर हैं, दोनों नेगेटिव हैं, और बात बिल्कुल सही है। आप सुपरपोजिशन टाइप देखिए, ये अगर नहीं होता तो ये पास आ रहा है, ये दूर जाता लेकिन नीचे की तरफ क्योंकि बड़ा होता, और अकेले इससे तो उल्टा आना ही था, तो दोनों नेगेटिव आने थे। ये हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। 12/5 57/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आई हमारी, एक इस तरफ एक नीचे, ये आया -72 आई कैप, ये आया -57/5 जे कैप, ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। अभी जोड़ना बाकी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, -72 आई कैप -57/5 जे कैप, और मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -4 आई कैप। नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अप्रोच समझ में आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना। हाँ, मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक बार थोड़ा पढ़ चुके हो, आपको आइडिया है, इसीलिए मैंने सभी को कंबाइन करके आंसर दिया। वैसे मैं 3 क्वेश्चन कुछ लिख रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन, वो आप करिएगा, बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना कैसे था। फिलहाल ये क्वेश्चन अपने आप में सब कुछ शामिल किए। चलो ये 4 क्वेश्चन करो तो फिर। पहले क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से पास आ रहा है, इस इंस्टेंट का आंसर बताना है। इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड में किसी हाइट पे है, मैंने वेलोसिटी नहीं दी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे देता हूं। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है, मिरर फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट और ये तीनों ही मूव कर रहे हैं, लेकिन सभी की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। इस इंस्टेंट के आंसर आपको बताने हैं। स्पीड ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, पहले इस पे, फिर इस पे, फिर वापस इस पे, और फर्स्ट एट प्लेन मिरर, ठीक है। क्वेश्चन 4 में ये एक ऑब्जेक्ट है मास 2m का, एक m का, सिमेट्रिकली लोकेटेड है, ठीक है, रस्सी से बंधे हुए हैं, ये 2m है, ये m है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। आइडियल पुलीज है, सब कुछ आइडियल है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ग्रेविटी नीचे है और छोड़ दिया हमने, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो टाइम व्हेन साइज ऑफ इमेज बिकम्स 1/3, इंस्टेंटेनियस स्पीड उस समय स्पीड ऑफ इमेज, और एवरेज स्पीड ऑफ इमेज उस समय तक, रिलीज करने से उस समय तक का। तो करो, हो जाए तो वापस आओ। चलिए सॉल्यूशन देखिए। पहले में सबसे पहला काम मिरर को स्टॉप करना, स्टॉप कर दिया। अब इसको 2 वेलोसिटी, इसकी 2 और 1 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऊपर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाइट तो है नहीं, तो HDM/dt तो आना नहीं है, सीधे सीधे हो जाएगा। ये 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15, तो ये आ गया इमेज इसकी 10 पे। मैग्निफिकेशन आ गया 1/3, तो ये हाइट हो गई 1/3, 2/3, और इसका स्क्वायर टाइम्स ये होगा, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो ये आंसर आ गया 3/9, मतलब 1/3। तो ये m टाइम्स, और m पॉजिटिव है इसीलिए ऊपर, ये हमेशा ही उल्टा होगा, m² मतलब 9, 1/9, मैग्निफिकेशन एक्चुअली 1/3 था नेगेटिव का।
तो लॉन्गिट्यूडनल -1/9 है, तो ये पलट गया। लेकिन ये जो आंसर मिला है ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, -1/3 i कैप 2/3 j कैप। इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो इसमें मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब -1 i कैप जोड़ना पड़ेगा। -1 i कैप जोड़ो तो ये बन गया ये। लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट चाहिए तो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों वेक्टर आपस में घटा दो। तो ये वेक्टर ये था, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख ही देता हूं, +2/3 j कैप माइनस 2i कैप +2 j कैप। सही है, ये घटा दो तो ये आया -10/3 i कैप -4/3 j कैप। ठीक है, -10/3 -4/3 ये आ गया पहले के आंसर। क्वेश्चन 2 में ये 60 है, ये 40 है, तो 1/60 + 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/v 1/40 + 1/60 24 24। तो v की वैल्यू आ गई 24, मतलब इमेज इसकी यहां पे मौजूद है। और ये 60 से 24 आया तो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स 24/60 4/5 4/10 2/5 2/5। तो इससे ये वाला तो हाइट 2 सेंटीमीटर था, तो ये हाइट 2 सेंटीमीटर का 2/5 0.8 सेंटीमीटर हाइट आ गई। इस 2 का ये वाला कंपोनेंट तो हमें मिल जाएगा, ये वाला कंपोनेंट m² टाइम्स 2 का 2/5 का होल स्क्वायर। लेकिन एक कंपोनेंट इधर भी है, ये अननोन, और वो कंपोनेंट आएगा h dm/dt। और मैग्निफिकेशन 1 - v/f था, तो h इंटू -1/f dv/dt। h की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 40, dv/dt कितना है, तो यही तो dv/dt है, तो dv/dt है 8/25 नेगेटिव, तो ये -2/125 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लस का प्लस तो आना ही था क्योंकि ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज -8/25 i कैप +2/125 j कैप। चलो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बस कुछ नहीं, इंस्टॉलमेंट में करना है। पहले यहां निकालते तो इसकी वेलोसिटी 2 है, इसकी वेलोसिटी 2 है, इसकी वेलोसिटी 1 है। इसके केस में हम सीधे आंसर लिख लेते हैं, अगर मिरर रेस्ट पे होता तो आंसर आता 2, इसका 2 है तो इसका 2 आता, मिरर का एक और जुड़ेगा 1। ठीक है, लेकिन मिरर का 2 बार इफेक्ट जुड़ेगा तो ये रिस्पेक्ट में आएगी वेलोसिटी कितनी 4। मैं ऐसे वेरीफाई कर लेता हूं। अब देखो ये रेट 3 के रेट से कम हो रही है, ये रेट भी 3 रेट से कम हो रही है, तो सही है। तो उम्मीद है याद हो गए। तो पहला पार्ट हमारा ये आया कि ये जो पहला रिफ्लेक्शन हुआ वो कहां बना 15 पे, और कितने से आ रहा है ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से पास आ रहा है। अब हमारा दूसरा पार्ट आया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से पास आ रहा है, ये गैप है कितना 60, फोकल लेंथ कितनी है 30, इतना आसान। फोकल लेंथ 30 है, 15 और 15 30 और 30 60, ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो इसकी इमेज ठीक इसी पे बन गई, इसी पे बन गई तो ये। लेकिन हां पहले मिरर को स्टॉप कर लें। स्टॉप किया तो मिरर की वेलोसिटी कितनी थी 1, तो मिरर की वेलोसिटी थी 1, मिरर को स्टॉप किया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 5, सॉरी क्या लिख रहा हूं, हां 5 ऑब्जेक्ट की। लेकिन हमें पता है ये 60 है, फोकल लेंथ 30 है, तो इसकी इमेज ठीक यहीं बनेगी, तो इसकी इमेज यहीं बनेगी और उसकी वेलोसिटी इस तरफ 5 हो जाएगी। लेकिन ये मिरर के रिस्पेक्ट में है तो मिरर की 1 और जुड़ेगी, तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई 6,
मतलब इमेज वापस यहीं आ गई, लेकिन उसकी वेलोसिटी हो गई 6। तो इससे टकराने के बाद जो रेज बनी वो यहां से 60 पे है और 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से दूर जा रही है। लेकिन यहां से मिरर यहां पे मौजूद है जो खुद 1 सेंटीमीटर से इधर आ रहा है। तो ये हमारी I2 हो गई, ये हमारी I1 थी। तो इसके रिस्पेक्ट में जो इमेज बनेगी वो I3, ये शायद 45 था, ये 15 है, तो ये 15 पे इमेज बनेगी और 15 पे बनेगी। ये 6 से जा रहा है तो ये इसको स्टॉप करते तो ये 7 से दूर जाता, तो ये 7 से इधर आता और इसका एक और जुड़ता तो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर है I3 का। तो 8 सेंटीमीटर और कहां बनी? ऑब्जेक्ट O पे। और बात कुछ हद तक ये सही समझ में आ भी रही है कि इमेज यहीं के यहीं बन गई है। देखे कैसे, यहां से रेज जाती 15, यहां से आती रेज ऐसी, तो ये भी 15 है तो ये 60, तो वापस रिट्रेस कर जाती, तो वापस यहां रिट्रेस कर जाती, तो तीसरी इमेज वापस से O पे होती। ठीक है, तो वापस से O पे इमेज बन गई है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जरूर बदल गई है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन में ये तो तय है कि हम इनके एक्सीलरेशन तो बड़ी आसानी से निकाल देंगे। इसका एक्सीलरेशन अगर a होगा, इसका एक्सीलरेशन a1, वैसे एक्सीलरेशन बराबर है क्योंकि ये a से जाएगा, 2 जगह से रस्सी फ्री करेगा, ये 2 जगह से खर्च करेगा, तो जो एक्सीलरेशन इसका है वही एक्सीलरेशन इसका है। ये मास 2m है, ये मास m है, ये t है, तो 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma, ये 2t माइनस mg इक्वल टू ma जोड़ दो, तो ये mg इक्वल टू 3ma, a इक्वल टू g/3। तो बड़ी अच्छी बात है, ये g/3 से नीचे गया, ये g/3 से ऊपर गया। अब पूछा है कि कब इमेज 1/3 हो जाएगी, तो 1/3 इमेज कब बनेगी? मैग्निफिकेशन 1/3, तो जब इसकी इमेज पक्का यहां है, तो ये डिस्टेंस अगर x होगा तो ये डिस्टेंस x/3 होगा। तो मैग्निफिकेशन अगर हमें 1/3 चाहिए तो हम ऐसे, या आप f/x इक्वल टू 1/3 से x इक्वल टू 3f, ठीक है, फोकस से 3f और फोकस से हमारा आंसर आया 3f, तो यहां से हमारा आंसर आया 2f। मतलब जब इन दोनों के बीच का गैप 2f हो जाएगा, या तो ऐसे करो या ये सॉल्व करो, 1/-1/-x प्लस 1/x/3 इज इक्वल टू 1/f, 1/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1/f, 1/x प्लस 3/x, v की वैल्यू -1 2/x इज इक्वल टू 1/f, x इज इक्वल टू 2f, यही आया था। चलो, तो एनीवे हमें x की वैल्यू 2f मिल गई, इन दोनों के बीच का गैप। लेकिन दोनों मूव कर रहे हैं, तो ये जो गैप आया है वो रिलेटिव से आएगा, तो 2f इज इक्वल टू हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर, और रिलेटिव कितना है 2g/3, ये कितना है 2f, 2 से 2 कटा, f की वैल्यू 6f/g का अंडर रूट, पहले का आंसर। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच का, क्योंकि u की वैल्यू 2f और ये रिलेटिव है, इसीलिए हम रिलेटिव एक्सीलेशन ले रहे हैं। इसने 1/3 1/2 हाफ जी टी स्क्वायर, इसका हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ a रिलेटिव टी स्क्वायर, a रिलेटिव 2 बार आ गया, तो 2g/3 बन गया, 2f आया, 2 से 2 कटा, ये आंसर आ गया। अब पूछा है इस समय पे इमेज की स्पीड क्या होगी, तो मैग्निफिकेशन इस समय कितना है 1/3, इसकी स्पीड कितनी है
ये शायद ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड v0 है, तो इसकी स्पीड अपोजिट v0 बाय 9, क्यों? ये 1/3 है इसका स्क्वायर, और v0 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं at, और t की वैल्यू गंदी सी हमारे पास है g/3 √6f/g, तो ये 2gf/3 अंडर रूट में, और इसका 9, तो सेकंड का आंसर आया 1/9 ऑफ 2gf/3 होल अंडर रूट। लास्ट पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ इमेज। एवरेज स्पीड ऑफ इमेज बिल्कुल आसान सी थी कि इनिशियली इमेज यहीं पे थी, फाइनली इमेज कहां पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज और फाइनली इमेज कहां पहुंच गई वो हमें निकालना है। तो फाइनली इमेज कहां पहुंच गई, इसके लिए थोड़ा समझिएगा। इनिशियली ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, फाइनली इनके बीच का गैप हो गया कितना, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इनके बीच का हो गया 2f गैप, और अंडरस्टूड है जितना ये ऊपर गया उतना ये नीचे गिरा, तो इमेज अब कहां बनी हमारी, यहां पे 2f/3 पे, इसके 1/3 पे, तो इमेज हमारी आ गई ये। तो इमेज का टोटल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट का कितना है, तो पहले इमेज यहां थी, अब इमेज यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट आया f + 2f/3, टाइम कितना है √2 6f/g, ये हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन आप इत्मीनान से समझोगे तो आपको कॉमन सेंस ही लगेंगे कि जो हम कर रहे हैं सब कॉमन सेंस है। ठीक है, यहां भी सब कॉमन सेंस था, क्योंकि एवरेज स्पीड हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है, और रियलिटी यह है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ इमेज का यह आंसर मैंने गलत निकाला है, ये शायद मैंने dv/dt निकाला है, जबकि मुझे आंसर जो आएगा ये मिरर खुद v0 से जा रहा है, ऑब्जेक्ट v0 से जाएगा तो मिरर v0 से जाएगा, क्योंकि बराबर मास, बराबर स्पीड है, दोनों के एक्सीलरेशन बराबर। ये जो निकला है मिरर के रिस्पेक्ट का निकला है, तो मिरर का ऐड होगा, तो आंसर इन दोनों को जुड़ेंगे, तो 10v/9 मतलब आंसर आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट का। ठीक है, एनीवे, तो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट थे। तो अब आपको बची हुई जो डीसीटी लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, ये डीसीटी थॉरोली आपको पूरी कर लेनी है, होमवर्क में यही है। ठीक है, चलो मिलते हैं डिस्कशन में। चलो, तो ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। पहले केस में ये छोटा सा ट्रायंगल है, देखो 2 मिलीमीटर क्रॉस 2 मिलीमीटर का, और फाइंड एरियल मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। एरियल मैग्निफिकेशन मतलब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 2, और प्लॉट भी करना है। क्वेश्चन 2 में 2 मिरर हैं, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, फोकल लेंथ सेम है, पैरेलल रेज किसी एंगल पे गिर रही हैं, तो इससे टकराने के बाद कहीं मीट करेंगी, फिर इससे टकराने के बाद कहीं मीट करेंगी, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट करेंगी, उसके कोऑर्डिनेट सेकंड के बाद कहां मीट करेंगी, थीटा छोटा है 9/π डिग्री, एक्स और वाई। क्वेश्चन 3 में ट्रायंगल है, लेकिन इस बार ये ट्रायंगल फाइनाइट साइज का है, ये लेंथ f है, ये लेंथ f है, तो इसकी साइज फाइनाइट है, तो यहां आप वो वाला केस नहीं मान सकते, आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। प्लॉट द शेप ऑफ द इमेज, इस बार आपको इमेज का कर्व बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सिंगल मिरर था ऐसा, एक सिंगल मिरर ऐसा था, इस मिरर को हमने बीच में से काटा और ऊपर उठा दिया, एक आधा सेंटीमीटर ऊपर आधा सेंटीमीटर नीचे, तो एक तरीके से ये 2 मिरर बन गए, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस डिफरेंट है। ये ऑब्जेक्ट O है, एक इसके रिस्पेक्ट में इमेज बननी है, एक इसके रिस्पेक्ट में बननी है, वो बतानी है, उनके बीच में गैप कितना होगा। ठीक है, तो ट्राई करो। चलो सॉल्यूशन देखिए, यहां पे 2 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 30 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी मैंने आंसर लिख दिया था, ये 20 है, ये 12 पे इमेज बनेगी, तो 12 पे इमेज बनेगी तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसे पलट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आएगा 12/30 प्लस का 2/5,
0.4। तो इसकी हाइट जो 2 mm थी वो 2 mm इरेक्ट बनेगी और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल पलट जाएगा। और ये जो हाइट 2 mm थी वो हाइट 2 mm की जगह ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा, छोटा सा यहां बना देते हैं। 2 × 2/5 4/5 mm होगा और इसका बेस 2 mm था, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 2/5 का होल स्क्वायर, तो ये बेस 2 × 2/5 का होल स्क्वायर, तो 8/25 बेस है, 4/5 हाइट है। तो इनिशियल ऐसा फिगर बना। इनिशियली एरिया था 1/2 × 2 × 2, फाइनली एरिया है 1/2 × 8/25 × 4/25। ए फाइनल बाय ए इनिशियल इज इक्वल टू दिस और दिस दोनों मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट, तो 2/5 का होल क्यूब 8/125। ये एरियल मैग्निफिकेशन है, ठीक है। चलो, और चाहे तो आप सीधे भी समझ सकते थे कि हाइट ट्रांसवर्स टाइम्स है, बेस लॉन्गिट्यूडनल टाइम्स है, तो एरियल मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का प्रोडक्ट है, मतलब इनडायरेक्टली ट्रांसवर्स का होल क्यूब, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 2। ये पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसकी इमेज कहां बनेगी। तो यहां से रेज जो आ रही हैं थीटा पे, ये थीटा पे ही जाएंगी। ये रे ऐसे आ रही थी, लेकिन ये सभी फोकल प्लेन पे जाके मीट करेंगी, क्योंकि सभी रेज आपस में पैरेलल हैं, फोकल प्लेन पे मीट करेंगी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये हाइट एफ थीटा है। अब एफ थीटा कितना है, तो एफ थीटा फोकल लेंथ कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर, थीटा 9/π, लेकिन डिग्री है, रेडियंस में कन्वर्ट करो π/180, ठीक है। तो ये आया, इससे ये 9 से 2 3/2 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हाइट आ गई 1.5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन 2 ऐसा बन गया कि ये यहां पे मौजूद है, तो अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके लिए एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हाइपोथेटिकली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसकी हाइट 3/2 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस कितना है 40। क्यों? क्योंकि ये फोकस से डिस्टेंस कितना था 30, तो ये 30 था, तो ये 40 है। तो अब दूसरा पार्ट हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट कुछ ऐसे आया कि यहां से 40 सेंटीमीटर से ये आ रहा है, ठीक है। हाइट है 3/2 और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 30, तो इमेज कहां बनेगी इसकी 120 पे। 120 पे ये हाइट कितनी है 3/2, मैग्निफिकेशन कितना है 3, तो हाइट क्या आएगी 9/2, इसका 3 टाइम्स, ठीक है। तो 9/2 पर 120, 9/2 कोऑर्डिनेट, इसका पिछले का कोऑर्डिनेट ये था 40, -3/2, इसका आंसर 40, -3/2, 40 और 3/2 नीचे। ये आंसर आ गया फाइनली अपना किसका, इसका। हां, रे डायग्राम की बात करें तो रे डायग्राम फाइनली कुछ ऐसा होगा। इसके बाद अगर मैं रे डायग्राम को एक्सटेंड करूं तो फाइनली इमेज यहां कहीं बननी है, तो यहां से रेज, ठीक है, ऐसे, और यहां से ये मीट करने के बाद रेज ऐसी कुछ जाती और ये यहां कहीं मीट करती प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, ये मतलब रे डायग्राम कुछ ऐसा। हमेशा आसान नहीं होता ये रे डायग्राम बनाना, पूछा भी नहीं जाएगा हालांकि, तो बस हम ये बात करें टकराने के बाद ये एक्सटेंड करने पे ये पीछे की तरफ ऐसी चली जाए, ठीक है। वो सिमुलेटर से चेक कर सकते हो आपकी एग्जैक्ट रे डायग्राम कैसा है। चलो, क्वेश्चन 3, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब जरा देखिएगा, मुझे इसमें फंक्शन निकालना था कि शेप कैसा होगा, ये f, ये 2f, और अगर मैं इनके नाम दे दूं a, b, c, ये तय है a सेंटर पे है तो इसकी इमेज भी सेंटर पे ही है,
तो मैं हौच-पौच ना हो इसीलिए मैं इसको बना रहा हूं नीचे। तो ए की इमेज ए डैश यहां है और दिख रहा है बी की इमेज बी डैश यहां है, बिल्कुल ये तो पलट गया। और इस सी की इमेज आएगी इंफिनिटी पे, इसकी इमेज पीछे इंफिनिटी पे आएगी, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसके बाद यह ग्राफ ऐसा है कि ऐसा है कि कैसा है। क्यों? यहां से देखिए, यहां से आगे जाओ, आगे जाओगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है लेकिन हाइट कम हो रही है, इसीलिए पता नहीं उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा कि घटेगा। तो क्यों ना हम फंक्शन देख लें। तो मैं यहां से x पे, अब ध्यान दीजिएगा, C से x डिस्टेंस पे पॉइंट लिया, इसकी कुछ हाइट थी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये है x पे, और अगर ये x है तो इसकी इमेज हमारी कहीं यहां लाई करेगी और ये डिस्टेंस f स्क्वायर बाय x आएगा, x1 और x2 का प्रोडक्ट f स्क्वायर। तो ये x है तो ये f स्क्वायर बाय x आएगा। अब जरा समझते हैं उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैग्निफिकेशन x का फंक्शन इसका, तो f अपॉन x होता है, ये तो हमें सीधे पता है क्योंकि फोकस से डिस्टेंस है। अब इसकी हाइट कितनी है? h, इसकी हाइट सिमिलर ट्रायंगल से, तो h बाय f इंटू एक्स, h बाय f इंटू एक्स, सिमिलर ट्रायंगल से ये हाइट लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हाइट होगी h डैश x, यहां जो हाइट आएगी, इसका हाइट कितनी थी इंटू इसका मैग्निफिकेशन। हाइट है h बाय f इंटू एक्स, मैग्निफिकेशन f बाय x। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना, आंसर आया h। मतलब यहां से जो ये है इसकी हाइट एग्जैक्टली वही है जो ये है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में? ये स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है, मतलब हर जगह मैग्निफिकेशन ये। कुछ हद तक हमें समझ में आ रहा था कि यहां से जब मैं आगे जा रहा हूं तो इसकी हाइट कम हो रही है, लेकिन फोकस के नजदीक जाओगे मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। दोनों का प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये उतनी आसानी से नहीं दिख रहा था कि ये कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट निकल आया इसका शेप। ठीक है, और जरा समझिए, ये हम लॉजिकली कह सकते थे, लेकिन आंसर आने के बाद कहना आसान है। लॉजिकली कैसे? यहां से रे भेजो जो फोकस से पास हो रही है, और ये रे, जरा इसको रे समझिए, तो ये रे फोकस से पास हो रही है, और फोकस से पास होने के बाद रे पैरेलल लाइन बन जाएगी। ये फोकस से पास हो रही है तो रे पैरेलल, तो ये सभी पॉइंट जो इस पे मौजूद हैं वो वापस इस रे पे मौजूद होंगे, ऑब्वियसली यहां से, मतलब ये सभी पॉइंट इस रे पे यहां से यहां तक मौजूद है। तो सिंगल रे पे लाई कर रहे थे, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट सभी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इमेज इसकी रिफ्लेक्टेड लाइन पे लाई करेंगी, और फोकस से जाने वाली रे ऐसी थी। मतलब ये आंसर इसलिए आया क्योंकि ये फोकस से था। ये ट्रायंगल कहीं और होता फोकस के अलावा तो ये कर्व्ड बनता, तो फिर ये ऐसा नहीं बनता, तो फिर कुछ कर्व आता। ठीक है, तो मजेदार क्वेश्चन था। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी ज्यादा मुश्किल सा नहीं दिख रहा है। इसको सिंपली क्या करना है, आपको 2 बार सॉल्व करना है। एक बार ये, एक्चुअली एक ही बार सिमेट्री से दूसरा आंसर निकल आएगा। ये लेंथ कितनी है? 50। इसको अगर पूरा ये मिरर होता, क्योंकि आधा मिरर भी इमेज वहीं बनाएगा जहां पूरा मिरर बनाता। ये 1/2 सेंटीमीटर का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये 50 है, फोकल लेंथ 30 है, 30 है ना, हाँ, ये 75 पे आंसर आएगा। ये आपको भी सॉल्व करते करते पेयर याद हो जाएंगे। ठीक है, 50 से 75 मतलब मैग्निफिकेशन कितना आया? 75 बाय 50 3/2 टाइम्स। हाइट 1/2 थी, मैग्निफिकेशन 3/2, तो इसकी इमेज आई 3/4 सेंटीमीटर। ये आया I1। और I1 तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री, जब मैं दूसरा मिरर ये लेता तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसा होता, इसकी इमेज ऐसी बनती, और बाय सिमेट्री इट विल बी 3/4 सेंटीमीटर। I2, तो ये टोटल गैप आया, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस
3/4 प्लस 1 प्लस 3/4 2.5 सेंटीमीटर। ये लास्ट पार्ट था, ठीक है।